हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर है, दैट इज़ दिसंबर 24। आपका जो क्वेश्चन पेपर है SBL का, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जितना मैंने एनालाइज किया है पेपर को, मेरे अकॉर्डिंग जो पार्ट बी है आपका, दैट इज़ लेबर लॉस, वो काफ़ी हद तक इजी आया था, बहुत ही इजी था। इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे सारे, हमने अपने क्लासेस में कवर किए हुए हैं, नोट्स से ही क्वेश्चंस आए थे सारे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने कवर नहीं किया हो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ही बोलते हैं ना, बुक से डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस थे कि पढ़ते ही समझ में आ जाए। ऑब्वियसली लेवल ऑफ एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम आप सब दे रहे हैं, तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हर अटेम्प्ट से ICSI अपना लेवल अप करता है ना। तो थोड़े क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल ही नहीं था पेपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेबर लॉस पूरा ही बहुत इजी था। रही बात पार्ट ए की, जो कि आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इज चैप्टर 1 to आपके 13 जो आते हैं वो, तो वो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अगर हम प्रीवियस अटेम्प्ट्स देखें अपने, उससे थोड़ा सा उन्होंने लेवल अप किया है, बट स्टिल बहुत ही मैनेजेबल था। ऐसा कुछ ही नहीं कि हमसे मैनेज ही नहीं हुआ, या बहुत ही हार्ड आ गया, या बुक के बाहर से आया, आउट ऑफ सिलेबस आया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं क्लास में भी रिपीटेडली आपको यही बात बोलती हूँ कि भाई आपको 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपको समझ नहीं आएंगे एक बारी में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड होंगे, थोड़े ट्रिकी होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्वियसली वो ICSI देता ही है, बट यहाँ पे मेरे को 20 मार्क्स का भी ऐसा नहीं लगा कि 20 मार्क्स के कोई ट्रिकी क्वेश्चंस थे। पार्ट ए में भी बहुत ही मैनेजेबल था, हार्डली कोई 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स थे एंड बहुत ही थोड़ा दिमाग लगाने वाले थे। बाकी पूरा ही पार्ट ए भी मैनेजेबल था एंड पार्ट बी स्टिल, यही मैं बोलती आई हूँ हमेशा से क्लास में कि भाई पार्ट बी बहुत इजी आता है, पार्ट बी ही आपको एग्जामिनेशन दिलाएगा, सारी चीज़ें वही है और एग्जैक्टली वही है इस पेपर के अंदर जितना भी मैंने एनालाइज किया है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी ही आपका, कि भाई बी कैसा आया, क्या आया, कैसे क्वेश्चन थे, कौन से चैप्टर से थे और कहाँ हमने पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, आंसर कैसे करना था, वो सब है। देखो हमेशा ये चीज़ क्लास में भी आपको बताई गई है, यहाँ पे भी मैं अगेन बता रही हूँ कि ICSI एक एक क्वेश्चन, पार्ट ए से एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है और पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा एक केस स्टडी के फॉर्म पे देगा, जिसमें कोई ना कोई वो कहानी बताता है, उसके आधार पे हमें जो नीचे दिए गए आपके क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद कहानी। जैसे अनसीन पैसेजेस आते थे स्कूल टाइम से हम पढ़ते थे, वैसे ही फॉर्मेट इन्होंने न्यू सिलेबस के अंदर अडॉप्ट कर रहा हुआ है, ये क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, वही चीज़ है। देखो तो पार्ट बी में आते हैं हम लोग। देखिए पार्ट सेकंड आपका, पहले इन्होंने देखो लंबी सी केस स्टडी दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर हम रीड करते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं है, बस आपको ऊपर की केस स्टडी से कनेक्ट करके इसको लिखना था और कुछ भी नहीं है। सच कि हमें बिल्कुल ही ना आए, देखो क्या है, सब हमारा डिस्कस किया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। डिफाइन द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को हमें डिफाइन करना था। केस लॉ भी आप कोट कर सकते हो, हमने एक धीरेन्द्र चामोली का केस पढ़ा था इसके अंदर, जो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइए, इसका रेफरेंस देने काम आएगा। मेवाराम कनौजिया वाला केस पढ़ा था हमने, ये सारा आपका चैप्टर 14 से आया है क्वेश्चन। थोड़ा सा आप 18 का जो फोर्थ पार्ट है, चैप्टर 18 का फोर्थ जो पार्ट है इक्वल रेमुनरेशन वाला, उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकते थे, बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन कर सकते थे। इतना तो मेरे अकॉर्डिंग सजेस्ट आंसर में ही नहीं होगा ICSI के, जितना ब्यूटीफुली आप इसको यहाँ पे आंसर कर रहे थे। केस लो आप कोट करिए चैप्टर 14 के, 18 का 4 का रेफरेंस दीजिए, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट का, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और पिछले अटेम्प्ट में भी आ चुके हैं, पिछले अटेम्प्ट में भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला, ठीक है। अबाउट सिचुएशन, मतलब ऊपर के जो भी चीज़ें दे रखी है आपको केस स्टडी, उसके बेसिस पे इन्होंने बोला है इफ सम वर्कर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में हैं डू नॉट गेट द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और रिट्रेंच कर दिए जाते हैं, तो उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अब ध्यान से सुनिए, अब ये कोई क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपको ये योजना क्लास में बताई गई है कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए ये योजना होती है। ये हमने कौन से कोड में पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में पढ़ा हुआ है,
और वहाँ मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपके वर्ड्स है ना वो उठाता है आईसीएसआई चैप्टर 15, क्योंकि चैप्टर 15 वैसे तो बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, तो वो आपको वर्ड्स पूछता है, जैसे गिग वर्कर बता दो। अब वो बुक में आपको नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बोल सकते, फिर भी उनको आपको बस अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना है। अब ऊपर की केस स्टडी पढ़िए, थोड़ा अनुमान लगाइए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो एक स्टोरी दे रखी है बेसिकली इसमें कि उसको निकाल दिया, ये सारी चीज़ें हो रही है, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स है, तो उनको व्यक्ति कल्याण योजना में कैसे बेनिफिट मिलेगा। हमें पता है, हमने क्लास में पढ़ा है कि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, जिनकी भी जॉब चली जाती है उनको इस योजना के अंदर फंड्स मिलते हैं ताकि वो रीस्किलिंग कर सके, काम सीख सके और अपना काम निकाल सके और नई जगह पे जॉब भी करने जा सके, और जब तक उनके पास जॉब नहीं है तब तक अपना घर चला सके। तो बेसिकली तो आपको बस थोड़ा सा क्या करते हैं उसको डिफाइन ही करना था। देखो रजिस्ट्रेशन ले रखा है इसके अंदर, इम्प्लीमेंटेशन न्यू पे स्ट्रक्चर अंडर वैल्यूड है, कुछ भी कुछ रीडिंग वाली चीज़ें, फुल टाइम के बारे में कुछ दे रखा है। अब देखो, अब आपको अगर आपने अच्छे से ये केस स्टडी पढ़ी हो, ठीक है, आप पढ़ना आराम से पढ़ना, जिन्होंने भी अच्छे से नहीं पढ़ी, आप नोटिस करोगे कि इसमें जो केस स्टडी उसका भी कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से, कुछ भी नहीं है। ये बस हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारी नॉलेज, हमारे कॉन्सेप्ट कि हमें अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम उसको आंसर कैसे करते हैं, बस वो चेक करने के लिए आईसीएसआई ऐसे क्वेश्चन देता है। तो ऑब्वियसली ये आपकी बुक में नहीं है और हो सकता भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये बुक में है हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो बुक में है वो ईच एंड एवरी लाइन एवरी वर्ड कवर किया है, ये बस एक टर्म दे रखी है। इसके अलावा आपके बुक में मॉड्यूल में, आईसीएसआई के मॉड्यूल में इसके बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं है। ये बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पूरा एकदम हलवा पेपर तो आपको कैसे दे देंगे, छोटे बच्चों का तो एग्जाम है नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन फिर भी देखो ना, फर्स्ट वाला कितना इजी दिया उन्होंने, ए वाला, तो बी वाले में थोड़ा सा ट्रिक डाल दी, ठीक है। डिस्कस प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है कि भाई जो आपका सेक्शन 10 होता है, ये सेक्शन भी याद किए थे हमने कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसके अंदर क्या चीज़ क्या बोलती है। तो प्रोहिबिशन पे के कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि ये प्रोसेस में, ये इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होंगे, ठीक है। वो हमने कवर किया हुआ है सेक्शन 10 के अंदर, आपके चैप्टर के अंदर। राजेश एंड अदर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक, ठीक है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम स्ट्राइक पे जाते हैं, लेकिन कंपनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में थी। ये भी हमने पढ़ा है कि उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है ना। ये 17 का फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि भाई आपको नोटिस देना होता है 14 दिन पहले का, ऐसे नहीं जा सकते। सेकेंड वीक से आपकी 6th वीक तक ही जो है वो आप मतलब थर्ड वीक से 6th वीक तक ही आप स्ट्राइक कर सकते हैं, उससे पहले और उससे बाद में कभी भी स्ट्राइक नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले प्रोविजन लिखना था, फिर 1-2 लाइन आपको केस स्टडी से उठानी थी और लिखना था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट बहुत इजी पेपर। मैं बोल रही हूँ इससे इजी पेपर आपको लेबर लॉस का नहीं मिल सकता। पार्ट ए में फिर भी आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ होगा, थोड़ा लेंदी लगा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन हमें रीड करने में टाइम लगा होगा, थोड़ा सा सोचने में टाइम लगा हुआ था कि कौन से चैप्टर से आया है, आई एग्री। लेकिन लेबर लॉज इज वेरी डायरेक्ट एंड वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये इससे इजी पेपर आपको आगे कभी भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। पुराने अटेम्प्ट्स में भी लेबर लॉज इजी था, इसमें भी लेबर लॉज है, सारा बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। फिर है एडवाइस प्रिया ऑन हर राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट। अब इन्होंने वापस से थोड़ी स्टोरी दी है कि भाई इतने लेबर्स थे, फीमेल एम्प्लॉयज इतनी काम करती थी, उसमें से एक नर्स थी प्रिया, उसका बेबी होने वाला था, फर्स्ट चाइल्ड है ना। तो मैटरनिटी लीव के लिए वो प्रिपेयर हो रही थी, उसको ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो आप उसे बता दीजिए, ठीक है। तो वही अनश्योर ऑफ द बेनिफिट्स, प्रोसीजर क्या है उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप प्रिया की हेल्प कराइए। ऐसी स्टोरी बना के देता है आईसीएसआई। तो डायरेक्ट बात है ना, इसमें नोटिस का प्रोविजन पूछा हुआ है आपको सेक्शन 6। अब इसके भी सेक्शन वाइज हमने एक एक सेक्शन क्लास में याद किया हुआ है कि भाई मैटरनिटी बेनिफिट में 4 बोलता है कि प्रोहिबिशन है, 5 में सारी डिटेलिंग है कि कैसे कैसे आपको कौन एलिजिबल है, कितने पेमेंट मिलेगा, डेली वेजेस के हिसाब से मिलेगा, वो सब पढ़ा है। 6 में था नोटिस। तो नोटिस में बेसिकली ये बात है कि उसको नोटिस देना है कि मुझे मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए और है ना क्या बोलते हैं, मैं इस दिन से छुट्टी पे जाऊंगी, ये अपने बॉस को उसको बता के आना है। इसमें हमने 2 तरह के प्रूफ भी पढ़े थे, अगर आपको अच्छे से याद हो। क्या प्रूफ पढ़े थे हमने कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी और प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी।
अगर पहले ही एडवांस मांगे तो प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी देना पड़ता है और बाद में प्रूफ ऑफ डिलीवरी, उस हिसाब से आपको मिल जाता है। तो प्रूफ दे दो, नोटिस तो भेजना ही पड़ेगा आपके, और नोटिस में 2 बातें होनी चाहिए बेसिकली। अब ये दिमाग नहीं लगाना कि अरे 5 मार्क्स का आ गया, इसमें और क्या लिखे। आप लिखिए ना, प्रोविजन इतना सा है तो आप अपना गिवन क्वेश्चन को थोड़ा सा बताएंगे 1-2 लाइन में, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि हाँ प्रिया को मैं ये एडवाइस देती हूँ, एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं प्रिया को ये एडवाइस देती हूँ कि वो ये काम कर सकती है। एक नोटिस बनेगा और उसमें उसको 2 बातें बतानी पड़ेगी, दैट्स इट। जब आपके मॉड्यूल में ही इतना आंसर है तो आप आगे से कैसे लिखोगे, वही वाली चीज़ है। इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये, नथिंग। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, वापस से अगेन स्टोरी बनाइए, बहुत सिंपल सी कि इतने एम्प्लॉयज हैं, एक है ना सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है राजेश, वो रिजाइन करना चाहता है, 5 साल उसको हो गए हैं कंप्लीट और वो रिजाइन करना चाहता है। वो इंक्वायरी कर रहा है कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये पूछ रहा था किसको ग्रेचुइटी मिलेगी। याद हो तो हमने ऐसी ही क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ा है, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी। तो वो किसको वाला पॉइंट उठा के आपको यहाँ पे लिखना था कि कौन से सर्कमस्टांसेस में ग्रेचुइटी मिलती है और किसको मिलती है, टू हुम। तो किसको मिलती है वो आपको लिखना है कि एम्प्लॉयर को, उसकी डेथ हो जाए तो उसके लीगल हेयर को, नॉमिनी हो तो उसको, लीगल हेयर अगर माइनर हो तो पहले है ना उसके पास जाती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, फिर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराता है और जैसे वो मेजर होता है उसको मिल जाता है। तो वो वाली चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है। सर्कमस्टांसेस की अगर हम बात करते हैं, सर्कमस्टांसेस तो कौन से सर्कमस्टांस, सुपर एनुएशन, डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए उस टाइम पे हमें, या आप छोड़ के जाओ, रिजिग्नेशन है, इन सब में सर्कमस्टांसेस में मिलता है। तो एक आपको फैक्टर्स लिखने थे कि कब, मतलब कौन से सर्कमस्टांसेस लिखने थे बेसिकली कि कब कब ग्रेचुइटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा आपको किसको मिलती है वो लिखना था। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस एक स्टोरी तो देगा ना वो, एकदम डायरेक्ट पूछ लेगा कि किसको मिलती है ग्रेचुइटी। तो प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम भी तो मेंटेन करना है, तो थोड़ी स्टोरी तो बनाएगा ही ऐसे से। उसके बाद एक और कंपनी का पूरा डेटा दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें पूरा कहानी में इतना ही है कि उसको लास्ट में ना पैसे नहीं दे रहा था, उसका एम्प्लॉयर बार बार अटक रहा था, भगा रहा था उसको। तो पेमेंट ऑफ वेजेस के एक्ट के अंदर क्या क्या मेजर्स ले सकता है एम्प्लॉय रिकवरी कराने के लिए, तो क्लेम लेके जाएगा। ये हमने सेक्शन 15 आई थिंक हमने पढ़ा हुआ है इसका, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का। उसमें पूरा है कि कौन अथॉरिटी है उनके पास जाएगा, कितने दिनों में वो कंप्लेन फाइल कर सकता है, किसके पास कंप्लेन जाएगी, कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। लास्ट में पेनल्टी की चीजें भी थी, एक तो डिलेड पेमेंट का था, एक अनऑथराइज्ड डिडक्शन का था। तो डिलेड पेमेंट की भी हमने पेनल्टी पड़ी हुई है। तो वही सब चीजें इसके अंदर कि वो 1500 है, 2000 तक का हो जाएगा, ये सारी चीजें थी, 1500 कुछ की लिमिट थी, पेनल्टी थी। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है, हमने ये सारा डिस्कस किया हुआ हमारे क्लास में बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये हो गया रिकवरी का। और एक वो भी तो होता है कि आप रिकवरी कर ही नहीं रहा, फिर भी क्लेम कर लिया, केस कर दिया, रिकवरी नहीं कर रहा, फिर आप है ना गवर्नमेंट के पास जाते हो, गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करता है कंट्रोल करो, फिर कंट्रोलर आपका लैंड अरियर्स की तरह उसको निकलवाता है। रिकवरी में तो हर चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि लैंड अरियर्स की तरह निकलवाता है, इसमें कुछ था ही नहीं है सच। उसके बाद अब इसमें पावर्स पूछी है इंस्पेक्टर की। अब इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है? अब इससे इजी क्या पूछेंगे वो, इंस्पेक्टर्स की पावर बताना है, एंटर करना, एग्जामिनेशन करा, इंक्वायरी करना। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में तो और भी कम है ये। थोड़ा सा इसके बारे में बता दो कि क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 6 करो या 6A करो, दोनों ऑप्शन थे, ठीक है। 6 थोड़ा सा पढ़ने में ज्यादा लगता है कि यार बहुत चीजें पूछ ली, और 6A और भी आसान है। 6A अभी अगर हमने पढ़ा, 6 पढ़ा सॉरी, तो थोड़ा सा टेक्निकल बोल सकते, टेक्निकल तो ये भी नहीं था, पर स्टिल इसमें स्टोरी तो थी। थोड़ा सा हमें पढ़ने में टाइम लगा, थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में टाइम लगा, ठीक है। केस बेस है, टेक्निकल तो कुछ इसमें भी नहीं था। लेकिन 6A तो बहुत ही ज्यादा इजी हलवा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि भाई अगर फॉल्स और झूठी कंप्लेन कर दे वुमेन खुद, तो एज पर सर्विस रूल्स उसको पूरी पनिशमेंट मिलती है, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होती है। सर्विस रूल्स नहीं है तो एज में भी प्रिस्क्राइब, पूरे चैप्टर में ये पढ़ा है। तो आपको ले दे के एक टॉपिक उठा के बस उसको चिपकाना था, ठीक है। अगर मैं आपको ये शो करूं तो कहां से आया ये डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं बताती हूँ आपको, मतलब कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब जैसे जैसे अटेम्प्ट जाएंगे और लेवल अप करेंगे। तो अभी इजी पेपर को समझो कि ये इजी क्यों है और ये कितना डायरेक्ट आ सकता है। इससे ज्यादा डायरेक्ट क्या आएगा आपको, देखो ये देखो,
ये एक पैराग्राफ उठा के लिखना था इसमें। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग अगर मैलिशियस और फॉल्स क्लेम है तो आपको बस ये उठा के लिखना था, और इसमें काम की चीज़ें नहीं है, आपको पैराग्राफ पूरा लिखना है, आई अंडरस्टैंड, बट जितना याद होगा उतना ही तो लिखोगे। इसमें मेन काम की बात सिर्फ इतनी है कि सर्विस रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, उसको प्रोसीजर होंगे, और गलत होगा तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी। ये एडिशनल पॉइंट है, ये इस बॉक्स में, ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक पैराग्राफ लिखना था बस ये, और कुछ भी नहीं है इसमें, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद ये हो गया, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। नोवेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि एक एम्प्लॉयर के पास कोई अप्रेंटिस काम कर रहा है, से 2 साल के लिए उसको काम करना था, और 1.5 साल में एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि मैं तो नहीं दे सकता ट्रेनिंग, तो उसको फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है 3 लोगों के बीच में। तो बचे हुए 6 महीने के लिए कौन करेगा, कौन करके देगा, नया वाला एम्प्लॉयर करके देगा उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट। तो उन दोनों के तीनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए उसको हम बोलते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। व्हाट स्टिपुलेशन रिगार्डिंग द मिनिमम और मैक्सिमम बोनस पूछा है, बताओ। मिनिमम होता है 8.33 जो आपको देना होता है, और मैक्सिमम 20% होता है, इतना बताना था आपको, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी 5 मार्क्स के लिए क्यों पूछा है, तो जितना भी आप बता सको, जितना भी आपको रेलिवेंट चीजें याद है उतना लिख दो। है तो ये हार्डली 4 लाइन के आंसर्स आएंगे इसके अंदर, कुछ भी नहीं है सच। मैटर्स कौन कौन से हैं जो कि आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स में देना होता है। अब ये देखो, इतना डायरेक्ट और इतना इजी क्वेश्चन, मतलब अगर थोड़ा भी पढ़ा हो, थोड़ा भी अच्छे से लर्निंग की हो, तो लेबर लॉस तो बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है। मैं बोल रही हूँ 40 में से 35 लाना इज वेरी इजी इन दिस पेपर, ठीक है। देखो पार्ट ए का नहीं बोल रही मैं, इसका तो पूरा ही बढ़िया पेपर है एकदम। उसके बाद देखो ये दिखाती हूँ मैं आपको। इन्होंने बेसिकली तुमसे ये पूछा है कि भाई ये टेबल बता दो, बस ये सारी टेबल बता दो, है ना, और इसमें कुछ भी नहीं है कि एक पूरी आपको लिस्ट है दे रखी है, वो आपको बतानी है, और कुछ नहीं है। तो ये सारे अगर जिसको याद है परफेक्टली, थोड़े लैंग्वेज अच्छे से याद करी हुई है, फुल मार्क्स है, कुछ भी इसमें है नहीं, ना आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन है ना कुछ और है, तो वेरी इजी पेपर अकॉर्डिंग टू मी लेबर लॉस का। तो थोड़ा पार्ट ए भी हम लोग देख लेते हैं, उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका लेबर लॉस कंप्लीट, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, अगर एकदम ही बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी तो सारे पेपर हार्ड है फिर, लेकिन ये तो एकदम डायरेक्ट बुक से है, सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई है, अच्छे से याद भी करी हुई है। इनफैक्ट हमारी केस स्टडी को देख के डरना नहीं होता है, केस स्टडी बेस भी नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, बच्चों वाला एग्जाम तो है नहीं है, वही वाली चीज़ें। तो लेवल अप तो कर रहा है ICSI, ये बात हमें पता चल गई है कि हर अटेम्प्ट में थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिए हैं। और मैंने क्लास में भी बहुत बार बोला हुआ है कि अगर उनको ट्रिकी बनाना होगा तो पार्ट ए को बनाएंगे, पार्ट बी को अभी नहीं बनाएंगे, है ना। पार्ट ए को क्यों बनाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस है, पार्ट ए आपका न्यू सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है इसलिए, ठीक है। तो पार्ट ए को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें भी एक केस स्टडी दी है इन्होंने। इसमें केस स्टडी में भी कुछ ही नहीं है, पहले उन्होंने मतलब क्या है, 3 पार्टनर हैं, उन्होंने एक किचन अप्लायंसेस का काम चालू किया है, ठीक है, शेयर होल्डर है, और अलग अलग के अलग अलग इंटरेस्ट वगैरह दे रखे हैं। फिर उन्होंने IEC कोड लेने का सोचा क्योंकि उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो वो उन्होंने एक स्टोरी दे दी, थोड़ा सा GST डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा ODI डाल दिया कि इनमें से ना एक पार्टनर ना सिंगापुर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा कुछ स्टोरी बना दी, तो ODI डाल दिया। अब हमें पता है, हमने ODI चैप्टर 11 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, और चैप्टर 11 में प्रोसीजर्स है, कितनी अजीब अजीब चीज़ें हैं, और उन्होंने एक क्वेश्चन कितना आसान पूछा है कि हमने पढ़ा था प्रोहिबिशंस, कि भाई चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था कि हम बाहर जाके क्या क्या काम नहीं कर सकते, तो हम रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकते, ठीक है, हम गैम्बलिंग नहीं कर सकते, हम लोग बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम लोग है ना, मतलब और भी चीज़ें थी उसके अंदर 1-2, वो चीज़ें हम लोग मतलब नहीं कर सकते, तो प्रोहिबिशन हमने पढ़े थे, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन उन्होंने दिया है, मतलब चैप्टर 11 से चाहे तो कितना पेपर हार्ड बन सकता है, पर उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने बहुत ईजी क्वेश्चन पूछने का ट्राई किया है। 1-2 आउट ऑफ बॉक्स है, उनका आंसर कैसे करना है और वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, ये हमने पढ़ा, अब देखो क्वेश्चन देखो इनके कितने ईजी हैं। What is the advice of M to XYZ on their proposal regarding alteration of AOA? अब इसको देख के हमारा दिमाग खराब हो जाता है, यार ये कब पढ़ा हमने क्लास में, क्या है ये, अरे भाई कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है ये तुमने, ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA। अब दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन अगर दूसरे सब्जेक्ट में पूछ ले तो ये तो ICSI करेगा ही ना, करता ही है, और कंपनी लॉ, SBIL और आपका सेबी, ये सब्जेक्ट बहुत ही कनेक्टेड माने जाते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि इधर का उधर ना है, उधर का इधर ना जाए।
तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही। और मैंने आपको साफ साफ बोला हुआ है MOA AOA ये आपको कंपनी लॉ से ही कवर करना है, वहां डिटेल में दे रखा है। हम लोग SBI में उसको कवर नहीं करते हैं। एक ही चीज को 2 बार डिटेल में पढ़ना बेवकूफ़ी है। तो वो वाली चीज हो रही है यहाँ पे, देखो ये वाली चीज आपको कंपनी लॉ से कवर करनी थी। वहां पे ऑल्ट्रेशन के प्रोसेस है, आपका चैप्टर 3 है आई थिंक कंपनी लॉ में, उसमें ऑल्ट्रेशन के प्रोसीजर्स दे रखे हैं आपको, उससे कनेक्ट करके आपको केस स्टडी सॉल्व करनी थी। अब देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टू अप्लाई IEC। अभी हमने कितने आराम से नोट्स में कवर किया हुआ है कि भाई जो आपका IEC है ना, तो हम DGFT के पोर्टल में जाते हैं और कुछ 1-2 गिनती के डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, आपका पैन नंबर और ये सब, तो वो सब जमा कराना है। ये भी हमारा कंप्लीट हमने अच्छे से कवर किया हुआ है क्लास में। IEC ये चैप्टर 13 से है आपका। हमने स्पेसिफिक जो लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशन पढ़े थे, जैसे कि IEC हो गया, आपका फसाई हो गया, ये सब हो गया, तो उसी का तो प्रोसीजर पूरा पूछा है। पहले बता दो IEC क्या है। 10 डिजिट का नंबर होता है, किसके लिए काम आता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए काम आता है। इंपोर्टर्स को तो करना ही पड़ेगा मेंशन, एक्सपोर्टर्स नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, उनको फिर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। पोर्टल पे DGFT के पोर्टल पे जाना है, उसके बाद है ना डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, बस इतना ही था, इसमें कुछ नहीं लिखना आपको। ऊपर से कनेक्ट करके एक लाइन लिखोगे कि भाई जैसे आप ढूंढोगे, पहले आप ढूंढोगे कि ये आपका IEC का रेफरेंस कहाँ है, तो यहाँ है रेफरेंस। क्या बोल रहा है, XYZ अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम द कंपनी बेस्ड एट फ्रांस इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट द गुड्स। अब कंपनी को एक्सपोर्ट करना है, कंपनी रिक्वायर्स IEC लगेगा। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अगेन अप्रोच M who explains them the procedure on DGFT portal. After getting IEC in the name of the company, export order successfully completed by the company. अब तो समझ में आ रहा है, ये लोग तुम्हें केस स्टडी में कुछ बता भी नहीं रहे हैं, केस स्टडी में बस टाइम वेस्ट हो रहा है, रीडिंग करा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ लेना चाहिए। सीधी सी बात है, वो IEC का प्रोसेस पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने क्या स्टोरी बताई है ऊपर कि अरे कंपनी को IEC चाहिए क्योंकि उनको तो एक्सपोर्ट करना है, तो है ना उन्होंने ना M को अप्रोच किया है, किसी M को अप्रोच किया है और है ना उससे पूछ रहे हैं कि बता भाई कि IEC कैसे मिलता है, और अब क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहे हैं IEC कैसे मिलता है। तो स्टोरी बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपका बस प्रोसेस डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये भी बच्चे देख के ऐसे कि अरे केस स्टडी आ गई, हमें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया है, सिलेबस में ये है ही नहीं, ये बुक में हमने पढ़ा ही नहीं। तो पूछ रहा कौन है आपको केस स्टडी को इंटरप्रिटेशन समरी थोड़ी ना पूछ रहा आपको, केस स्टडी की स्टोरी दी है, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें, देख लीजिए। इससे डायरेक्ट क्या पूछेगा, प्रोसेस पूछा है डायरेक्ट, ऊपर ऑल्ट्रेशन पूछा है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉरेन कोलैबोरेशन का। फॉरेन कोलैबोरेशन हमें पता है, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ, उसके ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। अगर हम पैराग्राफ में देखें तो ऑब्जेक्ट्स कहाँ दे रखे हैं इसमें, ये देखो ऑब्जेक्ट्स क्या है। अलायंस बनाएंगे हम लोग तो हमें टेक्निकल एडवांसमेंट मिलेगा, दोनों कंपनी का म्यूचुअल बेनिफिट होगा, है ना। डिस्कस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, टेक्निकल कोलैबोरेशन इज मेड बिटवीन, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कस किया कि भाई हमें ना टेक्निकल एडवांसमेंट होगा, हमें म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों कंपनी का फायदा होगा अगर कोलैबोरेशन होता है तो, और टेक्निकल कोलैबोरेशन उन्होंने किया। तो तुम्हें क्या बताना है, टेक्निकल कोलैबोरेशन के बारे में बताना है। जो छोटा सा टॉपिक हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर 9 के अंदर पढ़ा था कि भाई 4 तरह के कोलैबोरेशंस होते हैं, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग और ये मैनेजमेंट वाले। तो टेक्निकल वाला उठा के पूरा आपको एक्सप्लेन करना था और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने थे कि अगर हम कोलैबोरेशन करते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन, तो ग्रोथ होती है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, आपको एक सपोर्ट मिलता है, आपकी फाइनेंशियल्स और टेक्निकल नीड्स सेटिस्फाई होती है, ये सभी बोलना था और कुछ भी नहीं, बहुत जनरल। अगेन केस स्टडी में तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। व्हाट आर द पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स। अब ये इतना रीडिंग वाला टॉपिक था, फिर भी हमने एक क्विक रीडिंग करी थी इसकी क्लास में कि भाई एक बात बताओ कि कोई कंपनी कन्वर्ट हो गई है तो क्या चेंज कराने होंगे उनको। अब उन्होंने चेंज कराया ना, प्राइवेट लिमिटेड से अब पब्लिक कंपनी बन चुकी है कंपनी, तो क्या कराएगी, अपना नाम चेंज कराएगी, सारी अथॉरिटीज से ढिंडोरा पीटेगी कि भाई हम चेंज हो गए, हम लोग अब पब्लिक कंपनी बन चुके हैं, हम प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो जितने भी एग्जामिशंस प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं वो उनको मिलेंगे नहीं। अगर इनके अगेंस्ट कोई केस वगैरह चल रहा है तो वो उनको बताना पड़ता है, और अगर पेंडिंग है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, पब्लिक कंपनी पे आ जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि इनको रबर स्टैंप नहीं बनानी पड़ेगी,
है ना, बैंक अकाउंट में नाम चेंज कराना पड़ेगा। तो इतनी बेसिक चीज़ें रीडिंग वाली। पोस्ट कन्वर्जन एक टॉपिक है जो 2-3 बार रिपीट हुआ है आपके कंपाइलर के अंदर, तो वो एक बार हमने क्लास में कवर किया था कि भाई आपका पोस्ट कन्वर्जन क्या होगा, बहुत रीडिंग वाला टॉपिक है ये, वैसे ही लिखना था और आया भी 3 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे आंसर्स लिखने हैं इसके। उसके बाद ओडीआई अगर हम करेंगे तो ये रियल टेक लिमिटेड में करना चाहते हैं। रियल टेक मतलब रियल एस्टेट की कंपनी है, रियल एस्टेट में प्रोहिबिटेड है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो जेड बोलता है इनका पार्टनर कि भाई मत करो क्योंकि ये तो प्रोहिबिशन में आ जाता है। तो हमने चैप्टर 11 में पढ़ा हुआ ना एकदम बढ़िया तरीके से, क्या कि भाई कहाँ कहाँ प्रोहिबिटेड है, कहाँ कहाँ हमें नहीं करना। तो वो पैराग्राफ उठा के लिखना था कि कहाँ कहाँ प्रोहिबिशन है ओडीआई करने के लिए। हमें पता है एफडीआई का चैप्टर 10 है, ओडीआई का चैप्टर 11 है, ये हमने क्लास में कितनी बार बोला हुआ है। तो वही चीज़ें आपको क्लिक करनी थी बस। उसके बाद अब ये तो फिर भी चलो ठीक है, ये केस बेस हमने उनको किया। ये देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी दी है, लीगल और प्रोसीजरल स्टेप्स बताने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको पहले रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 1 देना पड़ता है इसके अंदर, उसके अलावा साइनिंग करते हैं बहुत सारे लोग कि 50 इंडिविजुअल है तो 50 करेंगे, फिर 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, एक सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। ये सारे हमने ना पूरा पढ़ा हुआ है क्लास में कि भाई है ना प्रोसीजर और स्टेप्स बेसिकली। तो लीगल स्टेप्स में क्या हम लोग लिखेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या होगा। प्रोसीजरल में भी डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें और आ जाएगी। बस एकदम कवर किया हुआ है, क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बोला हुआ भी था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट है ना, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके ही जाने हैं और उसी से ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आए हैं। जैसे क्लास में डिस्कस हुआ था सेम वैसे ही क्वेश्चन आए, कुछ भी चेंज भी नहीं है इसके अंदर। अब 1-2 तो आउट ऑफ द बॉक्स देगा ही आईसीएसआई। अब इसने बोला है कि भाई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में मैंने स्टार मार्क करवाया था। मैंने बोला था कि इससे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने कॉन्सेप्ट ही पूछा है कि एक ना असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है तो तुम बताओ कि वो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे सपोर्ट करती है। हमने इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ा है, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, वो प्रोफेशनल का पार्ट है, तो भी हमने क्लास में कवर किया है कि भाई बैंक से ये लोग सिक्योरिटाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे उनके एनपीएस को कम करते हैं। तो वही सब बताना है कि बैंक के एनपीएस है ना आपके रिड्यूस हो जाएंगे, सिक्योरिटाइजेशन से कैपिटल मार्केट क्रिएट होगा। ये बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे, फंक्शंस पूछ रहे हैं, बेनिफिट्स पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन है ना, ये था आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, ये वाला, ये आपका बुक में नहीं मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहता है। अब एक टर्म है विसल ब्लोअर, विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोअर, ठीक है। अब अगर इसका मतलब आपको पता है तो ये आंसर आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब ये वर्ड पूरे बुक में मॉड्यूल में आईसीएसआई ने कहीं यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो सकता, आउट ऑफ सीएस नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, ये आपका कॉन्सेप्ट है कंपनी लॉ का, सेबी रेगुलेशंस का, कि एक विजिल मैकेनिज्म आपको रखना पड़ता है। आपने विजिल मैकेनिज्म पढ़ा होगा कि भाई ऐसा लिमिट होती है वहाँ पे, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है जिसकी बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, उनको एक विजिल मैकेनिज्म कमेटी बनानी पड़ती है जो भी फ्रॉड वगैरह है उनके मुद्दे सुनता है ना, उसी को विसल ब्लोअर बोलते हैं, जो कि फ्रॉड को रिपोर्ट करता है, उस आदमी को विसल ब्लोअर बोलते हैं। विसल ब्लोइंग मतलब जनता के सामने सच्चाई लाना या किसी अथॉरिटी की पोल खोलना, है ना, जो फ्रॉडिया एक्टिविटी कर रहा है। तो इसमें यही हुआ था। इसमें ये प्रिया है, एक जूनियर कंसल्टेंट थी, उसने सोचा वो ब्लो द विसल, वो चाहती थी टू ब्लो द विसल, मतलब वो सीटी बजाना चाहती थी, मतलब जो छुपी हुई बात है, फ्रॉड है, वो सामने लाना चाहती थी। तो वो बताओ कि उसके रिगार्डिंग जो भी है मिसकंडक्ट कर रहा था कोई, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहती है। तो बताओ क्या क्या प्रोटेक्शंस अवेलेबल है प्रिया को। अब ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है कि कोई आपकी बुक से आया है, ये नहीं, ये आपको बस अगर टर्म पता है ना विजिल ब्लोइंग, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। क्या है विजिल, वो कमेटी बनेगी विजिल मैकेनिज्म की, ये प्रोटेक्शन दे रखा है हमने, प्रॉपर एक कमेटी बना रखी है। इसकी प्रिया की आइडेंटिटी छुपाएंगे वो लोग, किसी को नहीं बताएंगे कि प्रिया ने कंप्लेंट करी है। भाई पुलिस वाले भी तो ऐसे करते हैं, पुलिस वाले भी तो ऐसे करते हैं, जो उनका खबरी होता है वो क्या लीक थोड़ी ना कर देते कि हमारा खबरी है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको टर्म पता है तो आपको आता है आंसर, नहीं पता तो नहीं आता। तो जिन्होंने सेबी में सुना हुआ है वो बता देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट मॉड्यूल, जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल दिया होगा
उन्होंने विजिल मैकेनिज्म सुना होगा, उसको थोड़ा समझा होगा, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो वो ये आंसर दे देंगे। ये आपकी बुक से है ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन देंगे ना ICSI, तो पूरा ही पेपर कैसे बना दे? 3 मार्क्स का दिया है उन्होंने, बताओ। अब ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और है, तो 10 मार्क्स से ज़्यादा का तो उन्होंने दिया ही नहीं हार्ड पेपर बिल्कुल भी। आपका 90 मार्क्स का तो बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, पूरा बुक से उठा हुआ है, सब डिस्कस किया हुआ है। तो 10 मार्क्स का तो अलग से पूछेगा ना, इनफैक्ट 20 मार्क्स का पूछता है ICSI, 10 का ही पूछा है उसने। अब देखो क्या है, MSME के बारे में इन्होंने बता रखा है कि भाई रोल बता दो MSME का। अब थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब ये भी कोई बुक से नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से, अपने दिमाग से लिखना था कि भाई हमें पता है ना कि भाई MSME क्या चीज़ है, उसका क्या रोल है कम्युनिटी एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट में। अब ये कोई आपका बुक से आया है क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको पता है कि MSME क्या है या उसका क्या क्या रोल है, तो इन्होंने थोड़ा सा चीज़ बताया कि स्मॉल टाउन में कंपनी है जो कि सोलर पावर्ड लैंप्स बनाती है, रूरल एरियाज को देती है जहाँ पे भी बिजली नहीं आती, ठीक है। अफोर्डेबल और सस्टेनेबल लाइटनिंग सॉल्यूशन देती है ये। तो इसका रोल क्या हुआ? लोगों के घर पे बिजली पहुंचा रही है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी के बारे में तुम्हें बताना था। अब ये शब्द पकड़ने हमें, तो जिनका टर्म हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए, जो हमें अवेयरनेस से आएगा, आसपास देख के सुन के आएगा, तो वो बुक से आ ही नहीं सकता। कि आंसर है ही नहीं इसमें, कहीं पे बुक से है ही नहीं क्वेश्चन, थोड़े तो अलग आएंगे ना। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है। अब MSME तुम्हें डिस्क्राइब करना है, वो आप तुम बुक से डिसाइड कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो कि MSME क्या है। ये बोल सकते हो गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती है, अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, NSIC रजिस्ट्रेशन होता है। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बुक से ले ली तुमने, थोड़ा अपने दिमाग को खोल के आपको इसका आंसर करना था कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अफोर्डेबल लाइटिंग सॉल्यूशन दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं उन घरों में जहाँ पे बिजली नहीं आती। तो इसका रोल बहुत मेजर है। और छोटे छोटे ही एंटरप्राइजेस से तो इकोनॉमी डेवलप होगी, सिर्फ लार्ज जो इंडस्ट्रीज है खाली वही तो थोड़ी ना इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। छोटे वालों का भी तो रोल है, बूंद बूंद से सागर बनता है ना। वही सब बताना है आपको इसके अंदर, कुछ है ही नहीं। अपनी लैंग्वेज में लिखो, सबका आंसर अलग होगा, इसमें सजेस्टेड आंसर अलग होगा, हर बच्चे का आंसर अलग होगा, ठीक है। बुक से है ही नहीं क्वेश्चंस। फिर इन्होंने बोला हुआ है कि फर्दर एक्सपेंड इट्स, अभी भी देखो आप नोटिस करो 6 मार्क्स का हुआ है जो आउट ऑफ द बॉक्स आया है, बाकी सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे और बहुत ही ईजी और मैनेजेबल थे। उसके बाद देखो क्या, ब्रांच ऑफिस लगा रहे हैं, चैप्टर 10 का क्वेश्चन ब्रांच ऑफिस का। स्टेप्स और एक्टिविटीज़ क्या है जो हम एडिशनल ब्रांच लगाना चाहेंगे, तो क्या, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था कि 4 ब्रांचेस खोल सकते हैं, है ना, एडिशनल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में। तो एडिशनल ब्रांचेस के बारे में क्या प्रोविजन है, तो डायरेक्ट एक पैराग्राफ है, वही उठा के यहाँ पे लिखना था, कुछ भी नहीं, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हें दे रखा है एक राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड नाम की एक पहले से कंपनी थी और नई कंपनी ये बन रही, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन हो गया ना। अरे भाई, हिंदी में राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड बोलते हैं, इंग्लिश में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड बोलते हैं। तो ये कंपनी नाम रखना चाहती थी और ऑलरेडी ये नाम था किसी कंपनी का, तो रिजेक्शन हो गया। तो बताओ इसमें क्या प्रोविजंस है। तो अगर हम रूल 8 देखेंगे इनकॉर्पोरेशन रूल्स का, तो ऑब्जेक्शन सही है कि गलत है उसका। अनिल ने बोला कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरा तो नाम ही अलग है, ऐसे तुमने रिजेक्ट कर दिया, कहाँ सेम है, कहाँ राष्ट्रीय विद्युत निगम, कहाँ हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये अगेन कंपनी लॉ का पार्ट है। कंपनी लॉ में पूरे रूल्स दे रखे हैं कि भाई क्या क्या आप नाम यूज़ नहीं कर सकते, किससे मिलते जुलते नाम नहीं होते, वो सारी चीज़ है। तो ये वाले टॉपिक्स आपको वहीं से कवर करने हैं। और MOA AOA से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, नेम क्लॉज कहाँ होता है, MOA में होता है। MOA के नेम क्लॉज में दे रखी है ये बातें। तो अगर तुमने MOA AOA अच्छे से पढ़ा है कंपनी लॉ में, तो तुम्हें आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। SBI में भी MOA AOA, तो मैंने क्लास में बोला था कि भाई जितना भी MOA AOA का क्वेश्चन है आपको कंपनी लॉ से कवर करना है, SBI से नहीं पढ़ना, वहाँ ज़्यादा अच्छे से ब्यूटीफुली दे रखा है, ज़्यादा वास्ट तरीके से दे रखा है। तो बस वही वाली चीज़ है यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी कि बताओ ये सही है कि गलत है, क्या चीज़ है। तो ऑब्जेक्शन वैलिड है क्या, नहीं है, मिलता हुआ तो है ही, आप तो ट्रांसलेट करके यूज़ कर रहे हो, वही चीज़ हो गई। उसके बाद ट्रस्ट, इसमें ना पूरा इन्होंने बता दिया कि ट्रस्ट ये होता है और लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करता है, सब कुछ है। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है ट्रस्ट के। अब बच्चे पागल हो जाते हैं एकदम, अरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो हमने पढ़े ही नहीं, ये तो हमारे बुक में ही नहीं है, मैम ने में पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब वर्ड चेंज किया, फीचर्स ही होते हैं। आपको पता है क्या बताना है इसमें, ट्रस्ट क्या होता है,
व्हाट इज ट्रस्ट, ये पूछा है तुमसे इसमें। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट में क्या क्या यूनिक बातें होती है, तीन पार्टी होती है, एक सेटलर होता है, एक बेनिफिशियरी होता है, एक ट्रस्टी होता है। ट्रस्ट एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनता है, ट्रस्टी और सेटलर में डीड बनती है, और ट्रस्ट चैरिटेबल पर्पस के लिए बनता है, जो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। यही उसके फीचर्स है, आपको छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के लिखना था अपनी अंडरस्टैंडिंग से। अगेन 3 मार्क्स का है, इसको तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं बोलूंगी, ऊपर वाले 6 मार्क्स के आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हैं। ये तो बस वर्ड पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं हम होते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया, फीचर्स पूछ रहा है और कुछ नहीं है, व्हाट इज ट्रस्ट पूछ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टोरी बताई कि एक चित्रा चिट फंड कंपनी है, वो ये काम करती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि भाई रिस्ट्रिक्शंस क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस क्या है, मैं आपको अभी शो करती हूँ। चिट फंड हमने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है, तो हम एकदम नीचे जाएंगे, चिट फंड जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ये देखो रिस्ट्रिक्शंस जो आरबीआई लगाता है, वो 40,000 वाली, 40% वाली, ये सब हमने पढ़ी थी। ये ऐसा का ऐसा उठा के लिखना था, सब पढ़ा हुआ है हमारा। 1 महीने के चिट का जो भी अमाउंट होगा वो आरबीआई के पास जमा होता है, ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शंस क्या है चिट फंड में, तो बस चिट फंड की जगह चित्रा चिट फंड लिखना है और कुछ भी नहीं है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद देखो इन्होंने क्या पूछा है, क्विक टेक सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है पुणे में, और ये सारा। अब देखो ये जीएसटी का क्वेश्चन है, मैंने बोला था टैक्स से कवर हो जाएगा। मैंने क्लास में ये बोला था कि या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि टैक्स का पार्ट है, आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, इससे ज़्यादा का वेटेज इसका नहीं है। इतना बड़ा टॉपिक हम कवर नहीं कर सकते। तो जो बोथ मॉड्यूल वाले हैं उन्होंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उनको यहाँ पे पढ़ना ही नहीं था। ये तो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का है, इससे ज़्यादा का वेटेज आ भी नहीं सकता इसका, और आया भी, ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में था ये, वहाँ से कवर हो गया, टैक्सेशन की बात है। तो 2 सब्जेक्ट मिस कर दिए ना उन्हें, 2 क्वेश्चन तो कंपनी लॉ से जोड़ के दे दिए, 1 क्वेश्चन टैक्स से जोड़ के दे दिया। तो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी ना होगा, एकदम ऐसा थोड़ी ना मैनेज ही नहीं कर सकते भाई, हम एक सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वही वाली बात है। उसके बाद ये बोला है उन्होंने, विच फोकसेज ऑन प्रमोटिंग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, ये इसका आंसर आपको नहीं मिल सकता बुक के अंदर। जैसे उसका नहीं था विसल ब्लोअर, पता है तो ही पता है ना। देखो अभी तक हमने ऐसे, तीसरा क्वेश्चन आ रही है ऐसा, देखो एक तो ये था विसल ब्लोअर वाला, ठीक है। ये तो तुम्हें टर्म पता होगा तो तुम अच्छे से आंसर कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है भी 3 मार्क्स का ही। उसके बाद ये आया एमएसएमई वाला कि भाई एमएसएमई का क्या रोल होता है, तो ये अपने मन से लिखना था, 6 मार्क्स का ही हो गया। अब ये तीसरा ये आ रहा है, और देखो नोटिस करो ये 3-3 मार्क्स है, 5 मार्क्स में ऐसा नहीं पूछा ICSI ने एकदम ही कि पागल ही कर दे एकदम, है ना। 3-3 मार्क्स में पूछा है। भाई तुम्हारा नॉलेज कहीं तो चेक करेंगे ना वो, कि खुद का दिमाग कितना है, रट्टू तोते तो नहीं हो तुम, रट के तो पेपर नहीं दे रहे, वो तो चेक करना ही पड़ेगा उसको। देखो फिर ये अलग क्वेश्चन एकदम। इन्होंने बोला है कि एक का ना सेक्शन 8 कंपनी है, फाउंडेशन, मैंने बताया था कि फाउंडेशन का मतलब सेक्शन 8 कंपनी होता है, हमें पता लग जाता है। वो है ना अप्लाई करना चाहती है लाइसेंस के लिए, और वो कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी कर रही है ताकि अपने फाउंडेशन में पैसे लगा सके। तो बताओ वो कैसे अलाइन कैसे करेगी, एक तरफ तो प्रॉफिट मोटिव, एक तरफ नॉन प्रॉफिट मोटिव सेक्शन 8 है, तो दोनों को अलाइन कैसे करेगी। तो तुम्हें बेसिकली इसमें अपना ज्ञान देना था कि भाई कैसे अलाइन कर सकती है, क्या चीज़ होगी, दीज एक्टिविटीज अलाइन कैसे करेगी सेक्शन 8 के क्राइटेरिया से, है ना। और चैरिटेबल को कैसे वो प्रमोट करेंगे प्रॉफिट मेकिंग से ज़्यादा। तो तुम्हें सॉल्यूशन देने हैं खुद के दिमाग से एज अ CS। ये तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन है, आज तुम CS बन चुके हो और तुमसे कोई एडवाइस मांगता है कि देखो हमारी सेक्शन 8 कंपनी भी है और हमें ना प्रॉफिट के लिए हमने अपना अलग से कमर्शियल वेंचर भी कर रखा है, तो बताओ हम कैसे मैनेज करें। तो मैनेजमेंट टिप्स देनी है तुम्हें बेसिकली, आउट ऑफ द बॉक्स है ऑब्वियसली, थोड़ा सा हर बच्चे का आंसर अलग होगा इसमें, पर अपना दिमाग लगा के यूनिक तरीके से आइडिया देना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर अगेन, ठीक है। अब तीन क्वेश्चन ये हो गए जो थोड़े से अलग से आए थे। तो अभी तक 10 मार्क्स का ही तो हुआ है जो पूरा पेपर से बाहर से आया है, 90 का तो अभी भी हमारे हाथ में है पूरा ये, और नीचे वाले तो सारे ही बहुत आसान है। तो 10 मार्क्स का ही पेपर है जो कि आपका आउट ऑफ द बॉक्स आया है, बाकी सब बहुत सिंपल है, ठीक है। और देखिए इसके अंदर क्या है, ये देखो इन्होंने बोला 4 करो या 4A करो। अब 4 देखो क्या है, देखिए इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल में डिफरेंस करना है। हमने है ना नोट्स बनाए थे प्रॉपर इक्विटी वाला और जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, इसमें ऐसे 4 पॉइंट्स बनाए थे, यहाँ पे 4 पॉइंट्स बनाए थे, फिर इक्विटी वाले कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा चार्ट बनाया हमने नोट में, तो वो बिल्कुल वहाँ से आया है।
पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है कंपाइलर में, हमने चार्ट से पढ़ा हुआ है, टेबल फॉर्मेट में बना के, मैंने टेबल बना के दिए तुम्हें इसमें, वो बना के आओ ना। लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा है, आइडिएशन, कितने एग्जांपल्स हमने क्लास में किए हैं कि आइडिएशन डेवलपमेंट में क्या होता है, हम रिंकल क्रीम बना रहे हैं, ये सारा है। तो आपको लाइफ साइकिल बताना है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं पूछा इसमें। 4 स्टेजेस होती है, आइडिएशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन और ग्रोथ, वही आपको एक्सप्लेन करनी है। एक पिवटिंग पढ़ना अलग से पढ़ा था, वो अलग से है ना। उसके बाद नोट बनाना है आपको आईडीएफ पे। अब लिखना आईडीएफ के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन, बस नोट के फॉर्मेट में पूछ लिया, क्या हो गया इसमें। एक नोट बनाना है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको नोट प्रिपेयर करना है। आप अपने डायरेक्टर्स को या किसी को बता रहे हो तो एक फॉर्मेट में कि भाई ये बातें मैं लिख रहा हूँ और ऐसी चीज़ें, जैसे एप्लीकेशन लिखते थे बचपन में, वैसे नोट बना देना आईडीएफ में। अब आईडीएफ तो हमें पता ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। एनबीएफसी का आईडीएफ क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, जो जिसको स्पॉन्सर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वाला, जो क्या बोलते हैं, एनबीएफसी आईएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ये इसको स्पॉन्सर करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, 5 साल की मैच्योरिटी होती है, सब पड़ा हुआ हमारा। डायरेक्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स क्या है निधि कंपनी के, बताओ। इससे इजी क्वेश्चन क्या देंगे, और सब 3 मार्क्स के हैं, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन है सी वाला, ये वाला, कॉन्ट्रैक्ट्स लाए एट द क्रक्स ऑफ रनिंग एनी बिजनेस। इसको भी मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बोलूंगी। ये आपका चैप्टर 12 में बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का एक छोटा सा टॉपिक था, जो मैंने आपको बोला था कि यार पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है हमने जेआईजेल में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं लिख सकते आप लोग कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस चलाने की नींव होती है, ये बोल रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के बिना कोई प्रूफ होगा क्या कि तुम बिजनेस कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं, उस पर तुम्हारी टिप्पणी मांगी है इसमें। इलस्ट्रेट मतलब आप एक्सप्लेन करिए कि क्यों है ना कॉन्ट्रैक्ट से वो क्रक्स होते हैं किसी भी बिजनेस का, तो वो ये आपको बताना है। वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है सच, ठीक है। ये अब कुछ बच्चे ये कमेंट का क्वेश्चन या एक्सप्लेन का क्वेश्चन देके डर जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गए, तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों जरूरी होता है, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। वेरी इजी, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, साफ साफ पता चला, 1 लाइनर क्वेश्चन है भाई, और क्या देंगे इससे इजी, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के हिसाब से बताना है, चैप्टर 1 से आया है ये। चैप्टर 1 से मैंने बोला था कि जितने भी फैक्टर्स हम पढ़ते हैं एक्रोनिम से, वो चेन्नई वाली एक्रोनिम से, उसमें से एक क्वेश्चन वो देंगे, और वो दे दिया उन्होंने। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, ये चैप्टर 11 से आया है, जहाँ पे हमने अलग अलग ज्योग्राफिकल कंसिडरेंट्स। अब देखो चैप्टर 11 कितना हार्ड है, फिर भी उन्होंने कितनी ईजी क्वेश्चन पूछे, 3 मार्क्स में उन्होंने ये पूछा है। जिसमें हमने पढ़ा था ना इश्यूज रिलेटिंग टू चूजिंग द बिजनेस, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे हमें बात करनी थी। नेट ऑन फंड कैसे निकालते हैं, चैप्टर 8 में फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास में। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपका चैप्टर 7 का है, वो पढ़ा था हमने। एक टेबल दे रखी है, मैंने ये भी बोला था आपको कि ये सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है, पुराने सिलेबस में नहीं था, ये जरूर आ सकता है, और ये आया भी है। और देखो व्हाट इज मेंट बाय एचयूएफ, एचयूएफ का क्या मतलब होता है, एचयूएफ का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, एमएसएमई का रोल क्या है। इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली बुक से नहीं है ये, बट बुक से ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं है इसमें, और है भी 3-3 मार्क्स के। आप थोड़ा सा भी पैराग्राफ लिखोगे तो भी आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। सब बच्चे का आंसर अलग होगा इसमें, क्योंकि बुक से नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं होता, ये स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि बुक से है ही नहीं, सब अलग लिख रहे हैं, अपने मर्जी से लिख रहे हैं। तो कोई किसी का आंसर किसी से मैच ही नहीं कर रहा, तो क्या किसी को भी नंबर नहीं देगा क्या इसी से, ऐसा तो है नहीं। तो बस इजी पेपर है, कुछ भी नहीं है। हाँ मैं ये मानती हूँ कि 10 मार्क्स में उन्होंने थोड़ा सा लेवल अप किया है, थोड़े क्वेश्चन उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के दिए हैं, कुछ थोड़ा सा टर्म बेसिस पे दिए, जैसे विसल ब्लोअर हमें नहीं पता होता तो हम कैसे वो पेपर करेंगे, सही बात है। तो दे रखा भी तो 3 मार्क्स का ही है ना, आप ये समझो ना, तो कोई बात नहीं, इतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। इतना बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो 3-6 मार्क्स का थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, नहीं हो पाता हमसे, कोई बात नहीं। 100% का अटेम्प्ट किया होगा तो बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, बात खत्म। अच्छा सही गलत तो क्या है इसमें, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो वही लिखेंगे ना, बुक से आए ही नहीं तो हम कहाँ से लिखेंगे 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स के लिए इतना थोड़ा लोड लेंगे, पर 90 मार्क्स का तो आपका बिल्कुल हाथ में था पेपर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा टेंशन लेने के बाद। थोड़ा सा हाँ रीडिंग में उन्होंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया, थोड़ा सा पेपर हल्का सा लेंदी हो जाता है क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, तो बट स्टिल मैनेजेबल था। तो आई गेस एनालिसिस आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आने वाले टाइम के लिए भी हेल्प मिलेगी, और पेपर्स आप दोगे तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, थैंक यू।